हेलो फ्रेंड्स, बीएड में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइन है, इससे संबंधित आज का वीडियो होगा। इस पीडीएफ में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इस बार प्रथम एवं द्वितीय चरण, मतलब दो काउंसलिंग, दो राउंड है, प्रथम राउंड एंड सेकेंड राउंड। इस चीज को समझना, दो राउंड में है, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, और दोनों में ही दो दो सूची आएगी। फर्स्ट में दो सूची आएगी, पहली लिस्ट आएगी, एंड सेकेंड फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही सेकेंड सूची आएगी। उसी प्रकार जब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो इसमें भी दो लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट एंड देन सेकेंड लिस्ट, दो लिस्ट आएगी। ठीक है, इस बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देख लेना आप लोग। तो इस बार क्या किया जा रहा है, दो राउंड होने वाला है और इसमें लिखा है कि इस बार प्रथम एवं द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया में एक एक बार ही विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे। ये विकल्प फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसमें आपके पास विकल्प होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस को आपको चूज करना है। जैसे फर्स्ट विकल्प में आपने डाला बिलासपुर की गवर्नमेंट कॉलेज, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। दूसरे विकल्प पे डाल दिया रायपुर की गवर्नमेंट कॉलेज को, तीसरे विकल्प पे डाल दिया बस्तर की गवर्नमेंट कॉलेज को, चौथे विकल्प पे डाल दिया कांकेर की गवर्नमेंट कॉलेज को। तो चार ही तो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद पांचवा विकल्प आपने अपने जिले के कॉलेजेस को डालना चालू किया। जैसे आप बिलासपुर से हो तो बिलासपुर का कोई XYZ कॉलेज, छठवें नंबर पे बिलासपुर का कोई PQRS कॉलेज, सातवें नंबर पे बिलासपुर का कोई अगला कॉलेज। अपनी प्रायोरिटी के अनुसार आपने विकल्प फॉर्म भरा, यही विकल्प फॉर्म है। ओके, विकल्प फॉर्म आपने भर लिया। अब आगे समझना, आपने जैसे ही विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा कर लिया तो प्रत्येक चरण में दो सूची जारी की जाएगी। यहां लिखा है कि प्रत्येक चरण में दो सूची जारी की जाएगी। प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अगर कोई कॉलेज मिल गया तो उसे एडमिशन लेना आवश्यक होगा, ये कहा गया है। देखो, अगर फर्स्ट चरण में ही, पहले चरण में कि पहले सूची में मान लो दो सूची आएगी, फर्स्ट सूची और दूसरी सूची, और फर्स्ट सूची में ही आपको कॉलेज कोई मिल जा रहा है तो लिखा है कि आपको एडमिशन लेना आवश्यक होगा। प्रवेश नहीं लेने पर उस अभ्यर्थी का नाम अगली सूची में नहीं आएगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया अगले चरण एवं अगले सूची में भी होगी। इस चीज को समझना यार, यही बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। ये जो चीज लिखा है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पोर्शन है। इसको मैं समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, बस ध्यान से वीडियो एंड तक देखना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। और देखो, जिसको जो डाउट होगा फर्दर, इसके बाद भी बहुत लोगों को डाउट आएगा, तो यहां पर वीडियो के एंड में, ये पीडीएफ के एंड में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो और एक मेल आईडी भी दिया हो, तो ईमेल मत करना, कॉल ही कर लेना। ये नंबर पे जिनको फर्दर जो डाउट हो रहा है वो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये ऑफिशियल जो साइट है SCERT की, उनकी द्वारा जारी किया गया क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हो कि आपको फर्दर डाउट है तो। देखो, बोल क्या रहा है कि अगर फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है इसमें दो लिस्ट आएगी, एक लिस्ट दो लिस्ट। अगर फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, ये फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में किसी का नाम ये फर्स्ट सूची में आ गया और वो एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि उसको वेट करना था अच्छे कॉलेज के लिए, तो एडमिशन नहीं लिया, तो ये सेकंड सूची में उसका नाम नहीं आएगा। याद रखना, यहां नाम नहीं आएगा। अब उसको सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करना होगा और यहां पर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका 350 रुपए फीस होगा। वो भरने के बाद इस लिस्ट में उसका नाम आएगा। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, लेकिन इनिशियली कुछ जो नियम है, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, उस नियम को एक बार पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगी। वीडियो एंड तक देखो। देखो, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि कौन से डेट से क्या चीज चालू हो रहा है। ये डिस्कस किया जा चुका है कि पहले आपको क्या करना है, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर दावा पत्ती आएगा। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं विद डेट के साथ। ये डेट भी आपको दिख रहा है 18 तारीख से, आज 12 तारीख है, 18 तारीख से आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है फर्स्ट चरण का, प्रथम चरण का, वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, दो चरण में होगी। प्रथम चरण यहां दिख रहा है आपको, प्रथम चरण और दूसरा चरण। दो, प्रथम चरण में दो लिस्ट आएंगे, सेकंड चरण में दो लिस्ट आएंगे। बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, आज जो नियम जो है ना, आवश्यक जो नियम है वो मैं बता दूं आप लोग को, ये जानना बहुत आवश्यक है। पहला नियम ये है कि छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, ये एक नियम बनाया गया था 2006 में, उसके अनुसार आपके ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, तब आप एडमिशन के लिए पात्र होंगे। यहाँ लिखा है सीधे सीधे, आपके 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन है, 3 साल वाले जो ग्रेजुएशन है, उसमें 50% होना ही चाहिए।
लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो इंजीनियर वाले हैं, उनके ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए? न्यूनतम 55% होना चाहिए। जो इंजीनियर है उनके बीई या बीटेक में 55% होना ही चाहिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है 3 साल वाले, उनके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, तब आप पात्र होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा देखें। इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग से, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं और उनको आरक्षण मिलता है, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग, इस किसी भी कैटेगरी में अगर उनको आरक्षण मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है, तो उनको 5% की छूट दी जाएगी। मतलब ये जो 50% वाला जो मामला है, उसमें 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर वो कैटेगरी से आते हैं, आरक्षण वर्ग से आते हैं, तब उनको 5% का छूट दिया जाएगा। ओके, अब एक चीज और फंसती है, अगर वो पर्सन आरक्षण से भी नहीं आता और उसके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है, 50% से कम है और आरक्षण से भी लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा मार्क्स है, तब के केस में उसका ग्रेजुएशन का आपको अपलोड नहीं करना है, जो जेरॉक्स कॉपी लगाना है वो ग्रेजुएशन का नहीं लगा के आपको पीजी का लगाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का। मामला ये बोला जा रहा है, ध्यान से बात को समझना। ऐसे अभ्यर्थी, यहां देख लो, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ग्रेजुएशन में 50 से कम मार्क्स है, 50% से कम मार्क्स है, तो उन अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर परीक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्राप्तांक, जो मार्क्स है 50%, उसके आधार पे होगी। अगर ग्रेजुएशन से बात नहीं बन रही तो पीजी से बात बन जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन से बात बन जाएगा। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बोला गया है? वही नॉर्मल सा दस्तावेज है, उसको जेरोक्स कॉपी करना है, उसका सॉफ्ट कॉपी रखना है आपको काउंसलिंग के समय। अब देखो ये इसमें नॉर्मल सा चीज है। पहले क्या बोला जा रहा है? काउंसलिंग के लिए प्री बीएड परीक्षा 2023 की अंक सूची, जो इंटरनेट की कॉपी होगी, आपको निकालना है अंक सूची, मार्क्सलीट्स जो अभी तक आया नहीं, आई थिंक व्यापम की साइट में आएगा, वो आपको लगेगा। और प्री बीएड का रोल नंबर आपको जरूरत पड़ेगा। 3 साल के ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी। 10वीं 12वीं की अंक सूची आपको लगेगा। मिनिमम एज 20 वर्ष है, 20 वर्ष से कम वाले बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्री बीएड के जो एग्जाम भले दे लिए होंगे लेकिन एडमिशन नहीं मिलेगा। मिनिमम एज 20 वर्ष है। और ये 20 वर्ष का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में, 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में उसको 20 वर्ष कंप्लीट कर लेना है। ठीक, फिर जो जो प्रमाण पत्र है, जो मैं स्टार्टिंग की इससे पहले वीडियो में आपसे डिस्कस की हूं, जो जो एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया है ना, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये सब जितने प्रमाण पत्र है ये आपके पास होने चाहिए। फिर काउंसलिंग कैसे होगा? तो पहले आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, पंजीयन करोगे, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स होंगे, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सा चीज है, आप आसानी से कर सकते हो। ये जो 3 स्टेप में है ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 350 रुपए लगेगा काउंसलिंग के समय, ये भी याद रखना है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये जो प्रोसेस है ना, 3 स्टेप में जो दिख रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये भी मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे मेन जो डिस्कस करना है कि आपको किस प्रकार से कॉलेज का सिलेक्शन करना है और एडमिशन नहीं लेना है तब क्या करना है, ये सब मैं आपसे बात करूंगा। ये सीट्स के आवंटन में वापस पहुंचते हैं हम लोग। ये रहा सीट का आवंटन, यहां पर हम लोग स्टार्ट किए थे, यहीं से मैं स्टार्ट चलता हूं 5.2 से। यहां पर लिखा है कि अगर आपको एडमिशन, एक सेकंड रुकिए, प्रथम चरण में 2 सूची जारी की जाएगी। यदि प्रथम चरण में अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय में सीट्स आवंटित होता है तो उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। प्रवेश नहीं लेने पर उस अभ्यर्थी का नाम अगली सूची में नहीं आएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अगले चरण एवं जो सूची होगी उसमें भी रहेगी। अब इस चीज को समझना आप लोग। अब यहाँ पर नियम दिया हुआ है कि आपको महाविद्यालय में प्रवेश कैसा लेना है, तो ABCD जो ई यहां तक नॉर्मल सा चीज है, F वाला पढ़ो। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में, मतलब जो आपको डेट मिलेगा उसमें आपको जाके महाविद्यालय या संस्था में एडमिशन लेना है, अगर आप नहीं लेते हो तो चयन निरस्त हो जाएगा और जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है उससे वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब बाहर हो जाएगा तो जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, सेकेंड चरण, दूसरा चरण, उसमें उसको फिर से आवेदन करना होगा। जो प्रक्रिया फर्स्ट चरण में वो किया होगा सेम उसको सेकेंड स्टेज में दोहराना पड़ेगा। ठीक,
जी पॉइंट बोला जा रहा है। अच्छा, एक चीज और यहां पर है, देखो, अभ्यर्थी अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना आप। अब जैसे देखो, फर्स्ट, यहां पर आओ, यहां पर देखो, फर्स्ट चरण के पहले चरण के फर्स्ट सूची में ही, पहली सूची में मेरा नाम आ गया। अब लेकिन मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था। जैसे मेरा नाम आ गया मेरे 6वें नंबर की प्रियोरिटी लिस्ट में, जो मैंने डाला है, उस 6वें नंबर के कॉलेज है, लाइक सीवी रमन में आ गया। लेकिन सीवी रमन मुझे एडमिशन नहीं लेना है। मैं सोच रहा था कि मुझे 5वें नंबर या जो चौथे नंबर का मेरा प्रेफरेंस था वहां एडमिशन मिल सकता है, तो मैं यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ एडमिशन नहीं लूंगा तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि ऐसे केस में अभ्यर्थी अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है। निरस्त कर सकता है मतलब वो ऐसा बोल सकता है कि ये वाले जो कॉलेज मुझे असाइन हुआ है 6वें नंबर का, एग्जाम्पल के रूप में समझो, वहां मैं एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूं। लाइक सीवी रमन अगर आ गया है तो सीवी रमन में मैं एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूं। तो इस केस में वो जाके क्या करेगा, अपना चयन को निरस्त कर देगा। अब इसके बारे में आगे बताया गया है, मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में यहां पर जो लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 2 चरण का ऑप्शन है ना। ये प्रथम चरण था, इस प्रथम चरण में आपको एक विकल्प दिया जाएगा। विकल्प मतलब कॉलेज की चॉइस। यहाँ प्रथम चरण में एक बार आप चॉइस फिलअप कर लोगे कि प्रथम प्रियोरिटी ये कॉलेज को दे रहा हूँ, समझ रहे हो। प्रियोरिटी लिस्ट आपको डाल देना है कि प्रथम में मैं बिलासपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, सेकंड में रायपुर का, थर्ड में बस्तर का, चौथे में कांकेर का, पांचवें आप अपने अनुसार आपको डालना है। ठीक है, इसमें कोई दबाव नहीं है। आपको जो कॉलेज चाहिए वो आप लोग डालोगे। ये समझ में आ गया। ये होता है विकल्प फॉर्म। तो एक बार आपको विकल्प फॉर्म दिया जाएगा हर चरण में, प्रत्येक चरण में। अब क्या बोला जा रहा है, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाह रहा है, तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। अब क्या बोल रहा है, इसी चीज को समझो। क्या बोला जा रहा है, यदि अभ्यर्थी आवंटित जो उसको कॉलेज मिला है अगर उसमें प्रवेश नहीं लेना चाह रहा है, जैसे फर्स्ट सूची है, ये पहली सूची है, पहली सूची में मुझे एक कॉलेज मिल गया, लाइक सीवी रमन कोई मिल गया, सीवी रमन बिलासपुर में है, यूनिवर्सिटी है, वहां मिल गया। लेकिन मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना था। तब मैं क्या करूंगा, अपने लॉगिन आईडी में जाऊंगा, अपने लॉगिन में जाकर इसको क्या करूंगा, निरस्त कर दूंगा। निरस्त मतलब यहां एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूं मैं निरस्त कर दूंगा। अब जैसे निरस्त करूंगा तो जो सेकंड सूची होगी, सेकंड जो लिस्ट होगी, उसमें क्या लिखा है, देखो यहां पर लिखा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। या देखो, निरस्त कर दिया। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची, यहां लिखा है देखो, अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प, जो आपने अन्य विकल्प डाला है उसमें क्या किया जाएगा, आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह ठीक है, यहां पर लिखा है कि विचार किया जाएगा अगर आप निरस्त करते हो तो। लेकिन आपने निरस्त नहीं किया, समझना मेरी बात को। आपको सूची 1 में, फर्स्ट सूची में कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपने वहां एडमिशन नहीं लिया और लॉगिन में जाके निरस्त भी नहीं किया। तब के केस में जो सेकंड लिस्ट बनेगी, सेकंड जो लिस्ट बनेगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो सेकंड नंबर की काउंसलिंग होगी, द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होगी, उसका में वेट करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको वेट करना होगा, और जैसी सेकंड चरण की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी तो आपको यहां पर पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कॉलेज का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, मतलब फिर से वो प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया और एडमिशन लेना है तो ले लेना, लेकिन अगर एडमिशन नहीं लेना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। आगे पढ़ते हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं ना, यह सुविधा केवल एक बार होगी, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का चरण, यहां वापस आते हैं, जिन अभ्यर्थियों का चरण प्रथम चरण में नहीं हुआ, अब मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उसका एडमिशन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड की प्रथम सूची में भी नाम नहीं आया, यहां पर आओ, ठीक है, फर्स्ट राउंड के प्रथम सूची में भी नाम नहीं आया, सेकंड सूची में भी नाम नहीं आया, तो क्या करेंगे, वो सेकंड चरण में जाएंगे अब। ठीक है, ये लिखा है
ध्यान समझना, जिन अभ्यर्थियों का चरण प्रथम चरण में नहीं हुआ वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, समझना इस चीज को। ये रहा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, समझना इस चीज को। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, जैसे ही इसमें मैं क्या करूंगा, अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये चयन सूची भरूंगा कि पहला प्रेफरेंस मेरा गवर्नमेंट कॉलेज बीएसपी, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज एक और जगह का, तीसरा एक और जगह का, चौथा एक और जगह का, अपने अनुसार भरना। ये मेरा एग्जांपल है, याद रखना, ये अपने एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, अपने अनुसार भरना। पांचवा ये प्रेफरेंस, छठवा ये प्रेफरेंस, ठीक है, ये भर लिए। छह ही नहीं भरना, और भी जितना भर सकते हो भर लेना, प्रेफरेंस डाल देना। अब क्या करना, ना ही मेरा नाम प्रथम सूची में आया, ना ही मेरा नाम सेकंड सूची में आया। अब दोनों सूची में नहीं आया, अब सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसमें मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका अगले सूची में नाम आ जाएगा। अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक होगा तो सेकंड राउंड के फर्स्ट सूची में आपका नाम आ जाएगा, ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपना विकल्प बदलना है, लाइक देखो ये जो अब फर्स्ट चरण में तो नाम आया ही नहीं है ना, यहां पर उनका नाम तो आया ही नहीं ना, फर्स्ट चरण में तो किसी फर्स्ट सूची में नाम नहीं आया, सेकंड सूची में भी नाम नहीं आया, लेकिन सेकंड चरण में ना मैं प्रेफरेंस चेंज करना चाह रहा था। ये जो प्रेफरेंस है ना, मान लो ये गवर्नमेंट कॉलेज का ये सेकंड वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं इसके साथ बदलना चाह रहा था। या मान ले कांकेर लिख दिया था गलती से, तो कांकेर को रायपुर किया, और रायपुर वाले को, यहाँ रायपुर था तो इसको कांकेर किया। ये जो परिवर्तन किया, ये परिवर्तन आप करोगे तो इसके लिए आपको लॉगिन में जाना है और पुनः शुल्क भुगतान कर आपको क्या करना है, विकल्प में आप बदल सकते हो, ये चीज बोला जा रहा है। अगर आपको जो चॉइसेस है, विकल्प है, उसको बदलना है तो पे करना पड़ेगा पैसा, 350 रुपए है, वो पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है, तो अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेगा। क्या बोल रहा है, यदि अभ्यर्थी अपना जो कॉलेज जो उसको मिला था उसको निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाह रहा है, देखो अब वो निरस्त तो कर दिया था कि इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन उसको फिर से अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना है और शुल्क के साथ आपको क्या कर देना है, फिर से वो काम करना है, मतलब कॉलेज का सिलेक्शन करना है। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझो। क्या बोला जा रहा है, यहां पर वापस आते हैं। बोला जा रहा है कि प्रथम चरण में कि फर्स्ट सूची में नाम नहीं आया, लेकिन सेकंड सूची में, द्वितीय जो सूची है यहां पर उसका नाम आ गया, यहां पर उसका नाम आ गया, लेकिन सेकंड सूची वाले में वो एडमिशन लेना नहीं चाह रहा है, तो वो क्या कर दिया, अपना नाम निरस्त कर दिया, अपना नाम निरस्त कर दिया। तो निरस्त कर देगा ना, तब सेकंड चरण की जो फर्स्ट सूची है उसमें उसका नाम आ जाएगा बिना पैसा पटाए। ओके, यही लिखा है, देखो यहां देखो, यदि कोई अभ्यर्थी, इसको एक बार रफ कर दूं, एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूं, मुझे पता है कि कमेंट में आप लोग करोगे ही, जो चीज मैं बता रहा हूं वही चीज कमेंट में करोगे कि अब क्या करें, ऐसे कर लिए तो क्या होगा, इसलिए मैं एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूं। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण की द्वितीय सूची में हुआ, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के सेकंड सूची में हो रहा है और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में, मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में निःशुल्क विचार किया जाएगा। समझ रहे हो। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, मतलब एडमिशन नहीं लिया, और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। क्या बोल रहा है भैया, बोल ये रहा है, इसको भी थोड़ा क्लियर कर। देखो ध्यान से बात को समझना यार, बहुत ही पेचीदा है, जो पीडीएफ में लिखा है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है। अगर अभी आप इसको समझोगे नहीं तो काउंसलिंग के समय 2 बार फी पे करना पड़ जाएगा। अब देखो बोल क्या रहा है, इस वाले में बोला गया है कि यहां पर उसका नाम आ गया है, यहां पर लिस्ट में नाम आ गया है और एडमिशन नहीं लिया तो वो क्या ऑप्शन है, लॉगिन में जाएगा और अपना नाम निरस्त कर देगा।
जैसे ही निरस्त करेगा तो सेकंड सूची में फिर उसका नाम आ जाएगा, यहां भी उसका नाम आ गया, लेकिन यहां भी उस एडमिशन नहीं लेता है तो निरस्त का ऑप्शन तो केवल एक बार मिलेगा ना, और इसका यूज यहां पर कर लिया है तो इस सूची में उसको निरस्त का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहां एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड चरण के काउंसिल में भाग लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यही बोल रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो थोड़ा पीछे करना और चीजों को समझना, ठीक। अब क्या लगेगा, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। अब बोला जा रहा है कि आपसे कहीं गलती हो गई और आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बाहर हो गए हो, ये जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है ना उसमें आप बाहर हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपना नाम निरस्त वगैरह नहीं कराया और बाहर हो गए हो किसी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो, 350 रुपए का जो फी है वो पे करना होगा, फिर आप फिर से अंदर हो जाओगे। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सकेगा। अब क्या बोला जा रहा है, आपने एडमिशन ले लिया, जो आपको अलॉट हुआ कॉलेज उसमें आपने प्रवेश ले लिया, फीस पटा दिया, प्रवेश कर लिया, फिर आप पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं भर पाओगे सेकेंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। अभी तो ऑफिशियली 2 राउंड की काउंसलिंग होगी, प्रथम चरण की काउंसलिंग ये रहा और सेकंड चरण की काउंसलिंग, लेकिन जब सेकंड चरण में भी एडमिशन नहीं लेंगे ना पर्याप्त मात्रा में, तो तीसरे चरण की थर्ड राउंड जो हर साल होता ही है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी, ठीक है, तीसरा चरण का काउंसलिंग भी होगा, ठीक। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लिए हो किसी कॉलेज में, जैसे फर्स्ट सूची में ही नाम आ गया, प्रथम चरण के फर्स्ट सूची में ही नाम आ गया, तो उस केस में आप एडमिशन ले लिए तो यहां पर आपका नाम नहीं आएगा, ना ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यहां भी आपका नाम नहीं आएगा, ना ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ये लिखा है। यदि 2 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया भी किया जाएगा, ऐसा लिखा है, ठीक है। और भी जो डाउट होगा वो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है SCERT द्वारा, सुबह 10 से 5:30 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। वो भी कार्यालय दिवस पे, मतलब छुट्टी के दिन आप नहीं करोगे, कॉल करोगे संडे वनडे को तो कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। इसके बाद भी जिसको डाउट है वो कमेंट छोड़ना, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।